सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भाजपा के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। पार्टी की केंद्रीय इकाई में बड़े बदलाव के साथ साथ चुनावी राज्यों की टीमों में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। नए समीकरणों में भाजपा नए सहयोगियों के साथ सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधते हुए नई योजनाओं के सहारे अपने वोट बैंक को साधने की कवायद कर सकती है। तो आपको बताते चले कि नड्डा शाह की मैराथन बैठकें लगातार दिल्ली में जारी है और इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि जो नए संगठन है उसमें बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दरअसल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जो टीमें हैं उसमें नए पदाधिकारियों को भी मौका दिया जा सकता है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है। तो यूपी समेत कई राज्यों के बदले जा सकते हैं राज्य और चुनाव प्रभारी। तो यूपी के साथ साथ कई तमाम ऐसे राज्य हैं जिसके चुनाव प्रभारी को बदला जा सकता है। तो वही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं गढ़ने की तैयारी करती हुई दिखाई दी है। तो 24 चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जीत पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। यही वजह है कि एक बार फिर से टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार पदाधिकारियों के साथ और दिग्गज नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो ये आपको बता दें कि शाह और नड्डा की मैराथन बैठक जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जहां विपक्षी पार्टियां अब एक साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के साथ साथ 2019 के आंकड़ों को जीतने की चुनौती है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का हैट्रिक लगाने के साथ एक बार फिर से जो देश का पीएम पद है उस पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब एकजुट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान हो सकती है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जो है एक तरफ विधानसभा चुनाव है, तो अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले एक बार फिर से एक नई टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें कई नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। तो एक बार रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को एक बार नए सिरे से गढ़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है, और यह भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। किस तरीके से ये नई टीम बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और क्या क्या समीकरणों को मद्देनजर रखा जाएगा विभांशु? उसका आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार के अंदर में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और संगठन में बड़े फेरबदल की आशंका लगाई जा रही है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्हें प्रमोट किया जा सकता है दिल्ली दरबार के द्वारा, और असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बन के कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक जिम्मा संभालते हुए नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली दरबार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चालक के कहे जाने वाले अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और चुनावी केंद्र एक बार फिर देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश होने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी मिशन 80 के तहत यानी कि 80 सीटों वाले लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी धाक जमाने के उद्देश्य से लगातार कहीं ना कहीं अभियान चला रही है। देश भर में अभियान चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से तमाम बड़े नेता, अगर बात करें तो देश के सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। बीते दिन अगर बात करें तो महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई थी। तमाम केंद्रीय बड़े नेता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मनोज तिवारी के जिम्मे कहीं ना कहीं लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे अगर बात करें तो प्रदेश के 80 सीटों पर कहीं ना कहीं लगभग 30 से ऊपर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।
आपको देखिए, बताएं कि लेकिन चुनाव विभांशु, ये प्रणाली तो के रही बदलाव के यूपी साथ की साथ बात, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले चार राज्य और ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है और इन चारों ही विधानसभाओं में जो चुनाव है उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो नई टीम का गठन हो रहा है उसमें इन चार राज्यों की भी टीमों में बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्य जो गिने जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव में सेमीफाइनल के तौर पर इन राज्यों में देखा जा रहा है। तो बीजेपी इन तमाम राज्यों में कहीं न कहीं संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकती है। एमपी के प्रदेश अध्यक्ष एमपी के कहीं न कहीं इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में एमपी को नया बीजेपी प्रदेश हम्म। अध्यक्ष मिलेगा। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की एक बार फिर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से अधिक जिला अध्यक्षों की समय पूरा हो चुका है, उनके भी नए नाम का ऐलान किया जाएगा। अगर बात की जाए नए नाम को ऐलान करने से पहले बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर के आधार पर ओबीसी, एससी और महिला युवा वर्ग को साधने के प्रयास के देखते हुए कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष और तमाम जो पद रिक्त है बीजेपी के अंदर में इन तमाम 4 वर्गों को कहीं ना कहीं विशेष रियायत देते उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको चुनौती देते हुए अपने तमाम अभियान चला रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं देखें तो चुनावी केंद्र भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बना रही है। वाराणसी के अंदर में लगातार आप देख रही है कि तमाम बड़े नेता आकर गंगा आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, हम्म। अभियान के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की चाबी जाती है उस चाबी को पाने के लिए एक बार फिर बीजेपी अपनी पुरजोर प्रयास कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए जिन लेकिन 4 देखिए राज्यों में विभांशु, अभी विधानसभा आपने जिक्र चुनाव है। किया कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अब जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है, लेकिन देखिए विभांशु, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आने की बात कर रही है, तो वही पहलवानों का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर पश्चिमी यूपी के वोट बैंक पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देश में हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं पहलवानों का अगर देखिए मामला हो, चाहे पूर्व में बात करें किसान आंदोलन हो या एनआरसी, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर चुनाव के दौरान बात करते हुए नजर आएगा। हम्म। और आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखे तो जहां आरएलडी अपनी समरसता रैली चला रही है, बीएसपी गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, साथ ही जन जागरण यात्रा सपा की तरफ से शुरू किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से की गई, जिसमें 11 राज्यों के अंदर में पद यात्रा राहुल गांधी ने किया 3750 किलोमीटर के करीब, जिसके बाद कांग्रेस को 2 राज्यों में सफलता भी मिली है। और उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए जो खास करके प्रदेश के अंदर में 21% दलित वोट बैंक है उस पर छेदमारी की तैयारी में है। बीजेपी अगर बात करें तो ओबीसी और एससी वर्ग को अपने साथ लेकर और 2014-2019 का जो चुनाव था उसमें एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, मगर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस बार चुनौती होगा क्योंकि तमाम विपक्षी दल अगर देखें तो इन्हीं मुद्दों को लेकर इन्हीं वर्ग को साधने के प्रयास में है। अब बिल्कुल, संगठन देखिए में जाहिर सी फेरबदल बात में है, यही वजह है कि देखिए विभांशु, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव हो चुकी है और नई टीम का गठन भी करने को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। धन्यवाद विभांशु, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो वहीं अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय अब कुछ घंटों में और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 जून तक इसके सौराष्ट्र और कच्छ तट पर पहुंचने की संभावना है। इसमें 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में येलो अलर्ट और महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखने लगा है। दरअसल तूफान बिपरजॉय हर एक बीतते घंटे के साथ खतरनाक हो जा रहा है। पहले ये पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन जब वो गुजरात की ओर बढ़ रहा है तो तूफान पोरबंदर से फिलहाल 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके 14 से 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। तूफान के रूट बदलने के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का भी काम शुरू किया है। तो वहीं आज 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान की गंभीरता को देखते हुए एक आपदा बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम तरीकों की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। वहीं लगातार जो लोगों को तट से हटाने का भी काम किया जा रहा है। वहीं मई में सबसे ज्यादा चक्रवात तूफान आते हैं। अप्रैल, मई और जून हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवात का मौसम कहा जाता है और मई में चक्रवातों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। अन्य चक्रवाती मौसम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। तो आपको बता दें कि गर्मी में सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान आते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बिपरजॉय पहले ये पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका रूट बदला और इसके गुजरात के तट से टकराने की आशंका बढ़ गई तो उसको लेकर के जो केंद्र सरकार है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। तो भयंकर चक्रवात में बिपरजॉय लगातार बदलता जा रहा है, जिसको लेकर आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो वहीं इस तूफान की गंभीरता को देखते हुए जो तमाम अधिकारी है, जो तमाम मंत्री हैं, उनको कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लगातार बिपरजॉय तूफान हर एक बीतते घंटे के साथ जो खतरे की घंटी है वो भी बढ़ती जा रही है और इस तूफान की गंभीरता को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ तमाम मंत्री शामिल रहे। इस बैठक के दौरान गौरव क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? मुस्कान, बैठक बहुत जरूरी है क्योंकि तूफान की अगर हम बात करें, भारत में तमाम ऐसे तूफान आए हैं जो बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। हम 1970 में आए तूफान भोला को नहीं भूल सकते हैं और 1999 में आए तूफान चक्रवाती तूफान हम उड़ीसा को नहीं भूल सकते हैं। अगर हम भोला तूफान की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस तूफान में, जिसमें पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके अलावा हम उड़ीसा तूफान की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और गुजरात, राजकोट, मोरबी तमाम जगहों पर तबाही मचाई थी। तो यहाँ पर तूफान को हम हल्का नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर भी जो गति थी तूफान की वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और फिलहाल जो बिपरजॉय के लिए जो कहा जा रहा है कि विकराल रूप ले सकता है, उसको देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी। वहाँ सचेत किया है, दिशा निर्देश दिया है कि मछुआरों को उत्तरी मध्य अरब सागर में ना जाने दिया जाए। गुजरात कि जो तमाम कच्छ इलाके, चाहे सौराष्ट्र की बात करें, चाहे कच्छ की बात करें, चाहे राजकोट की बात करें और चाहे मोरबी की बात करें, इन सभी जगहों पे एहतियात बरतने की बात कही गई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में तटीय क्षेत्र में जो निवास लोग रहते हैं उनको निकाल लिया जाए, जिससे कि इस तूफान के द्वारा बड़ी जनहानि न हो सके। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए गौरव, ये जो तूफान है ये अपने साथ खतरे की घंटी लगातार बजा रहा है। लेकिन गौरव, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो तमाम राज्य है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, फिर चाहे वो गुजरात हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, ऐसे में इस तूफान का असर कितने दिनों तक देखने को मिल सकता है गौरव? देखिए मुस्कान, असर की बात करें तो यहाँ पर असर 2 से 3 दिन ही होता है, पर जो तबाही होती है वो तुरंत तबाही होती है। उसको तबाही को राहत पहुँचाते नागरिकों को रेस्क्यू करते करते सब लंबा समय लगता है। तूफान एक गति से आता है और गति के साथ एक क्षेत्र को पास करते दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। चूंकि गति कहा जा रहा है 130 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो बहुत समय यहाँ पर नहीं ले गया। पर यहाँ पर चूंकि जिस क्षेत्र गुजरेगा वहाँ पर नुकसान तबाही निश्चित रूप से करेगा, उसी को देखते यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। अगर तूफान के असर की बात करें मुस्कान, तो असर जो भारत के महाराष्ट्र में, अरब सागर में, सौराष्ट्र में, गुजरात में जो तमाम जगह बताए गए हैं वहाँ पे 2 से 3 दिन असर रहने की संभावना है। पर जहाँ जहाँ ये तूफान जाएगा वहाँ वहाँ असर करेगा। अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि ये पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, पर ये अब तूफान है यहाँ पर गुजरात, राजकोट, मोरबी इलाकों से होते हुए सौराष्ट्र, कच्छ के इलाकों से जाते हुए निकलेगा और तटीय इलाकों में यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई, निर्देश दिए गए। मुस्कान, देखिए गौरव, जब भी तूफान आता है
है तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अब जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो जी उसको कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा है गौरव? देखिए, ये कैटेगरी बड़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये कैटेगरी बड़ी गंभीर है। मुस्कान, मैं आपको बता दूं, अमूनन हम बात करें चक्रवाती तूफान की तो हर साल आते हैं। पिछले साल भी तातुते आया था, इसके अगर बात करें 2018 में जो तूफान तितली आया था, इसका 2019 की बात करें तो चक्रवाती तूफान इम्फान आया था। तो तूफान यहाँ पर आते रहते हैं, पर यहाँ पर जटिलता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो ये तूफान चक्रवात उड़ीसा का रुकना अख्तियार कर ले या चक्रवाती तूफान भोला का रुकना अख्तियार कर ले, क्योंकि यहाँ पर अगर तबाही होगी तो बड़ी संख्या जनहानि होनी निश्चित हमेशा होती है। इसे दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और गंभीरता आप इसी आज से अंदाजा ला सकती मुस्कान, जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां से लोगों को हटाया जाए, तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जाए। मछुआरे जो वहां पर मछली पकड़ने जाते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनसे कहा गया है आप तटीय इलाके छोड़कर अलग इलाकों में चले जाएं। तो स्पष्ट करता है कि गंभीरता से लिया जा रहा है, चूंकि इसकी जो गति है बहुत ज्यादा है, 130 किलोमीटर ज्यादा गति है, और जब इतनी गति से कोई तूफान आता है मुस्कान तो निश्चित तबाही तो करता ही करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है गौरव, देखिए तूफान चाहे कोई भी हो उसके बाद के जो निशान है वो छूट जाते हैं और तबाही का मंजर देखने को मिलता है। लेकिन गौरव देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि ये तूफान जल्द ही टकरा सकता है गुजरात से। वो कौन सी तारीख होगी जब ये तूफान जो है गुजरात के तट से टकराएगा गौरव? देखिए मुस्कान, जो अमूनन तारीख बताई गई है वो 14 जून बताई गई, 14-15 जून टकरा सकता है। पर अभी इसको लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि अगर इसकी गति बढ़ती है, अगर हवाओं का रुख यहाँ पर और तेज होता है तो हो सकता है कि ये कल भी यहाँ पर टकरा सकता है। पर उम्मीद जताई जा रही है 14 से 15 जून यह टकरा सकता है। पर अगर गति बढ़ी या हवाओं की गति और तेज हुई, जो अभी वर्तमान में 125 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, अगर इससे गति बढ़ती है तो हो सकता है जल्दी टकरा सके। फिलहाल इसलिए यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है, निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये तूफान अपनी गति और पकड़ेगा तो जल्दी भी टकरा सकता है। और यहाँ पर आपदा बैठक बुलानी बहुत जरूरी है। और जो हमारे राहत दल हैं सबको बता दिया गया है, मछुआरों को प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, जो तटीय इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको भी कहा गया है कि अपने अपनी जगह पे चले जाए, दूर चले जाए। और जानकारी मुताबिक यहाँ पे 15,000 लोगों का पहले से ही उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जिससे भारी जनहानि ना हो। क्योंकि हमने भारी जनहानि 1970 में भोला की भी देखी है और भारी जनहानि 1999 में हमने चक्रवाती तूफान उड़ीसा की भी देखी है, जो 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे मुस्कान। ठीक है गौरव, जिस तरीके से जो तूफान की गति है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इसको लेकर आईएमडी का क्या कुछ कहना है कि जो तूफान की गति है वो बढ़ेगी या फिर यूं ही बरकरार रहेगी? देखिए मुस्कान, तूफान की गति हवाओं के रुख पर निर्भर करती है। कई बार जैसे बताया जा रहा था कि ये पाकिस्तान के पूर्वी तट जा रहा था, बांग्लादेश की तरफ जा रहा था, अब ये इसका रुख यहाँ इस तरफ हो गया है। तो हवा की गति पर निर्भर करता है, जितनी तेज हवा होगी तूफान का रुख उतनी तेजी से बदलेगा। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है जो वो 125 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर एवरेज मान है मुस्कान। तो इससे पहले जो तूफान आए हैं जिनके गंभीर परिणाम हुए हैं उनकी गति 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चाहे चक्रवाती तूफान 1970 की भोला की बात करें या चक्रवाती तूफान उड़ीसा की बात करें, दोनों की गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की थी। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा राहत ये है कि इसकी गति 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। पर अगर इसकी गति बढ़ती है मुस्कान तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़े कदम उठाने पड़ जाएंगे, क्योंकि गति बढ़ेगी तो नुकसान बड़ा होने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 2014 का हुदहुद तूफान तो सभी को याद होगा, जब उत्तर प्रदेश ने भी उस तूफान को कहीं ना कहीं झेला था, उसका असर देखा था। तो क्या लगता है कि इस तूफान का असर यूपी में पड़ सकता है या फिर नहीं? देखिए मुस्कान, अगर तूफान के असर की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश में जो है, चूंकि यहाँ पर उत्तर भारत है, उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी के समय लू चल रही है और पर्यावरण भी वही बोलेगा अभी लू का कहर लगातार जारी रहेगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मानसून होता है वो मानसून यहाँ पर 3 जून की बात कही जाए, पर मानसून अब तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा असर यहाँ पर देखने पड़ सकता है, पर अगर असर पड़ेगा तो ये हमारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि अगर गुजरात और तमाम क्षेत्रों से तूफान गुजरता है तो हवाएं तेज होंगी और हो सकता है जो मानसून यहाँ पर 20 जून के लगभग बताया जा रहा है वो मानसून यहाँ पहले भी आ सके। फिलहाल तूफान से बड़ी तबाही होने की संभावना यहाँ पर कम है। हाँ, तूफान जब भी आता है तो हवाएं जरूर चलती है और वैसी हवाएं उत्तर प्रदेश चलने की संभावना बिल्कुल रहेगी मुस्कान। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो लगातार गौरव हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बिपरजॉय को लेकर के तमाम जानकारी साझा की है, क्योंकि आज इस जो तूफान की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्तर पर एक बेहद ही बड़ी बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कभी रैलियों में, कभी जनसभाओं में, तो कभी ट्विटर पर भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। तो वही अखिलेश यादव का एक बार फिर से ट्वीट सामने आया है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही एफआईआर, चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल। वाह रे वाह, भाजपा की डबल इंजन सरकार। तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, जिसमें अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जी हां, अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मुखर होकर ना बोलते हो। तो वही एक बार फिर से अब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, जहां पर पुलिस द्वारा चोरी की गई मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ है, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल है। दरअसल अखिलेश यादव उस पूरे मामले का जिक्र कर रहे हैं जहां पर कानपुर देहात के कुछ पुलिसकर्मियों पर चोरी का आरोप सिद्ध हो जाता है, जहां वो एक कारोबारी से 50 लाख की चांदी की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल उन सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अखिलेश यादव उस पूरे मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है। और इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही एफआईआर, चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल। वाह रे वाह, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार। तो वह अखिलेश यादव लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक और नया ट्वीट किया है, जिसमें भाजपा सरकार जिन निवेशकों के भरोसे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में रोजगार देने का झूठा दावा कर रही है, वो तो स्वयं लापता हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो पहले संविदा वालों का ही समायोजन करके दिखा दे, अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा। तो लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तो उन्होंने कानपुर देहात में जिस तरीके से पुलिस चोरी की वारदात में गिरफ्तार की गई थी, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। विवेक जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पे घेर रहे हैं, और तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस वालों पर हाथ उठाते हुए दिखे थे, उस पर भी एक ट्वीट किया था। और जिस तरीके से जो पुलिस वालों ने चांदी का चोरी का मामला हुआ था, वो जब चांदी चोरी की बरामदगी हुई थी, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया था कि इनकी सरकार में पुलिस वाले ही अपराध कर रहे हैं, तो ये अपराध को क्या रोकेंगे। कुछ दिन पहले जिस प्रकार से सिविल कोर्ट में जो घटना घटी, उस पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा गया कि किस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिविल कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी आता है पैसे के लिए और अपराधी को मार दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव और भी ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। नैमिषारण्य और देवी पाटन में उन्होंने एक कार्यक्रम किया, वहां पे गए और 80 हराओ भाजपा हटाओ का एक स्लोगन भी दिया। और इस स्लोगन से समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जी जान से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के आम चुनाव में 80 के 80 सीटों पे, प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस पे हराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से साफ कर देंगे। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। ठीक है, देखिए विवेक, लगातार जो सपा सुप्रीमो है वो जमीनी स्तर पर एक्टिव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ट्विटर पे तो कहीं जनसभाओं में घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए विवेक, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि अखिलेश यादव वैसे तो कांग्रेस से किनारा किए हुए हैं, लेकिन उनकी गठबंधन पार्टी यानी कि रालोद चाह रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो माफी चाहूंगी विवेक, जैसे कि हमने देखा कि अखिलेश यादव कांग्रेस से किनारा किए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से रालोद ये चाह रही है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ आ जाए, यानी कि एक बार फिर से दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसको किस तरीके से देखा जाए विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो नेशनल स्तर पर, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस का वोट बैंक समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत जो है वो खस्ती है, और समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इसमें वो अच्छा खासा जनता के बीच में पैठ रखती है, वोटर्स में पैठ रखती है।
अब उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव से देखा जाए तो रालोद यूपी में सपा के साथ है और कहीं न कहीं सपा के साथ रहने का फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिला है। कम से कम 7 विधायक उसके इस विधानसभा चुनाव में चुन के आए थे और लोकसभा चुनाव में काफी समय बचा नहीं है, तो कांग्रेस और रालोद के जो साथ है, जो गठबंधन है, वो पहले से ही बना आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां सपा के साथ वो गठबंधन में है, राजस्थान में कांग्रेस रालोद के साथ है, एक मंत्री राजस्थान कांग्रेस में रालोद का है, तो कहीं न कहीं जयंत चौधरी के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि जहां से कांग्रेस के साथ बात करने की अगर बात कर रही है कार्यकर्ता, कुछ बड़े कार्यकर्ता भी जयंत चौधरी पे दबाव बना रहे हैं अंदर खाने की, ये बात है कि रालोद जो है अब वो आम चुनाव में कांग्रेस के साथ जाए, क्योंकि पूरे देश भर में सपा का वोट बैंक नहीं है, पूरे देश भर में वोट बैंक कांग्रेस का है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो सपा नहीं बल्कि कांग्रेस है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल को किसानों की पार्टी कहा जाता था, इनके मुखिया जो है, इनके पहले के जो बड़े नेता है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की बात करें, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसानों का मसीहा उनको कहा जाता था। और लगातार जयंत चौधरी अपने समरसता अभियान में किसानों और मजदूरों वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, उनकी बातों को उठा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। तो लेकिन देखिए विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि देखिए जो रालोद है और कांग्रेस का गठबंधन है वो राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी बातें चल रही है कि हो सकता है कि रालोद और कांग्रेस एक बार फिर से साथ में आ जाए। लेकिन जिस तरीके से रालोद यूपी में कांग्रेस कर रही है कि एक बार फिर से रालोद, सपा और कांग्रेस साथ में आ जाए, क्या वाकई में कांग्रेस को साथ में लाने से सियासी मुनाफा दिख रहा है रालोद को, और किस तरीके से ये मुनाफा देख रही है रालोद? देखिए अगर बात की जाए तो रालोद और कांग्रेस का गठबंधन जो है आने वाले समय में हो सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। वो होगा या नहीं होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या समीकरण बैठेगा, क्योंकि जो पटना में विपक्षी वार्ता आयोजित की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा, उसमें सभी दलों को, बसपा का छोड़ के, एआईएमआईएम को छोड़ के न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह तमाम ऐसी पार्टियों को बुलाया गया है। लेकिन बात फिर सीटों के बंटवारे पे आके रुक जाएगी। एक तरफ जहां 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, अपने गठबंधन के दल, सहयोगी दल रालोद को भी कुछ सीटें वो देगी। अगर सपा, कांग्रेस और रालोद एक साथ आएंगे तो कितने सीटों पे सपा लड़ेगी और कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं समझौता नहीं करना चाहेगी। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी का छोटा भाई नहीं बनना चाहेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लगातार हिमाचल और कर्नाटक में उसने जीत हासिल की है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में एक अलग परिवर्तन दिखाई दिया गया है, राहुल गांधी में अलग परिवर्तन दिखाया गया है। उसके बाद हिमाचल और कर्नाटक की जीत भी कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है, जहां चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल, वाह रे वाह भाजपा की डबल इंजन सरकार। तो सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही है एफआईआर। तो ये आपको बताते चले कि अखिलेश यादव का ये वही ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो एक बार बड़ी खबर हरदोई से निकल के सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से जेल में गैंगस्टर की मौत की खबर है। जी हां, ये पूरा मामला हरदोई का है, जहां जेल में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की मौत हो चुकी है। रहस्यमय बीमारी से खान मुबारक की मौत की खबर हरदोई से है। तो ये बड़ी और अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा दे, जहां हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जिसकी मौत की खबर भी अब सामने आ चुकी है। वही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो हरदोई में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की मौत की खबर हरदोई से है, जिसकी मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। दरअसल रहस्यमय बीमारी से खान मुबारक की मौत की बात कही जा रही है। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में खान मुबारक को भर्ती कराया गया था, जहां पर लगातार उसका इलाज जारी था। तो मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।
तो खान मुबारक की ये तस्वीरें आप प्राइम टीवी पर भी देख सकते हैं। ये वही कुख्यात आरोपी है जिसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जो काफी लंबे समय से जेल में बंद चल रहा था। तो आज उसकी मौत की खबर है। हालत बिगड़ने पर खान मुबारक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान खान मुबारक की मौत की खबर है। और खान मुबारक इस वक्त हरदोई जेल में बंद था, जहां रहस्यमय बीमारी से खान मुबारक की मौत की भी खबर है। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में खान मुबारक को भर्ती भी करा दिया गया था, जहां पर लगातार उसका इलाज भी जारी था। तो मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जी हां, हरदोई जेल में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की मौत की खबर है। तो रहस्यमयी बीमारी से खान मुबारक की मौत हुई है। दरअसल कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है खान मुबारक, जो एक लंबे समय से हरदोई जेल में बंद था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान खान मुबारक की मौत हो गई। तो जेल में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि हरदोई जेल में बंद था कुख्यात आरोपी खान मुबारक, जिसकी मौत की अब खबर निकल के सामने आई है। दरअसल एक लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहा था खान मुबारक, जहां उसे अस्पताल में तो भर्ती करा दिया गया, लेकिन आज एक बार फिर से उसके मौत की खबर सामने आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कुख्यात माफिया की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अब पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अस्पताल से लेकर जेल के बाहर तक भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।